बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हावर महबूब जो कि मक्का से ऑनलाइन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जी 10वां रोज़ा है और रमज़ान मुबारक बहुत ज़बरदस्त गुज़र रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मक्का का टेम्परेचर 39 आज। गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त रमज़ान गुज़रा है। रोज़ा बहुत अच्छा गुज़रा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इससे पहले कि मैं अपनी अगली वीडियो स्टार्ट करूं, मैं सबसे पहले आपसे पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हो सकता है 8 रमज़ान मुबारक जुम्मतुल मुबारक को हरम शरीफ आम आवाम के लिए नमाजियों के लिए ओपन करें। लेकिन जो नोटिफिकेशन देखा था वो नोटिफिकेशन फेक था। उसके मुताबिक बिल्कुल कुछ भी नहीं, क्योंकि वो नोटिफिकेशन सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जारी करदा नहीं था। वो आम किसी बंदे ने बना के तो सोशल मीडिया पे अपलोड किया कर दिया था, जो कि देख के बहुत सारे लोगों ने समझा कि ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया और हो सकता है हरम को खोल दिया जाए। लेकिन वो नोटिफिकेशन फेक था, गलत था। उसके बाद फिर सऊदी गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया है कि जब तक वजारत सेहत की तरफ से कोई मैसेज नहीं कर दिया जाता, कोई आम ऐलान नहीं कर दिया जाता कि कोरोना इंशाल्लाह ख़त्म हो चुका है, तब तक इस तरह की प्लेसेस नहीं खोली जाएंगी आम आवाम के लिए। वजारत सेहत की तरफ से बताया जाएगा तो उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे सब कुछ ओपन कर दिया जाएगा। जिस तरह के इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह खैर करे, इसी रमज़ान में मुझे उम्मीद है कि सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ना कि सऊदी अरेबिया में, सारे कंट्रीज़ में हर जगह पे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसके बाद सऊदी गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि आम आवाम अपना ख्याल करें। अगर हम एक दूसरे का ख्याल करेंगे ना तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अवाम को बहुत सी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, अवाम का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। जिस जगह में भी जाए ना आम आवाम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी फैसिलिटीज़ दे जो दी गई हैं। चाहे किसी बैंक में चले जाएं, चाहे किसी अ, अपनी ग्रॉसरी वाली जो दुकानें हैं उन पे चले चले जाएं, या किसी भी जगह हॉस्पिटल में चले जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी सहूलतें दी गई हैं। इसलिए हम एक दूसरे का ख्याल, हम एक जस्ट अपनी ज़ात तक की ख्याल कर लेना, एहतियाती तदाबीर फुल अपनाएं, तो हम दूसरे बंदे को अफेक्ट ना नहीं कर सकेंगे। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह सारे हालात ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इंसानी सेहत अव्वली तरजीह है। उसके बाद फिर और काम किए जाएंगे। कोई ऐसा रिस्क कोई गवर्नमेंट भी नहीं लेगी जिससे हालात ख़राब हों। आम आवाम के लिए, आम नमाजियों के लिए किसी चीज़ को इस तरह नहीं खोला जाएगा जब तक वजारत सेहत की तरफ से आम मैसेज, आम ऐलान नहीं कर दिया जाता। एहतियाती तदाबीर अपनाएं, हालात ठीक हो जाएंगे। इस मौजी मर्ज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। और जब ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर ही नेक्स्ट कोई फ़ैसले किए जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इन दिनों बिल्कुल भी किसी से ना मिले, गैर ज़रूरी किसी बाहर ना निकलें। आम अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ख़त्म करें, इन दिनों रोकें, तो इंशाल्लाह फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। जब सारा कुछ ठीक हो जाएगा, अल्लाह खैर करे, तो फिर हाँ सारा कुछ ओपन भी होगा इंशाल्लाह। कारोबारी मराकज़ भी और हरम शरीफ भी और सारी इस तरह की जो प्लेसेस हैं सारा कुछ ओपन कर दिया जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे। उसके बाद जी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी अपने हमसाए कंट्रीज से, ईरान से और दूसरे अपने जैसे जो कंट्रीज़ हैं उनसे राब्ते किए हैं कि हम स्लोली स्लोली इंडस्ट्रीज़ और जो कारोबारी मराकज़ हैं हम खोलते हैं, क्योंकि ये हुकूमतें एक दूसरे से फिर मशवरे करके तो फिर ये काम करती हैं। कोई इस तरह नहीं करेगा कि हम कर लें दूसरे को, ठीक है छोड़ें जो मर्ज़ी करे। लेकिन ये हुकूमतें एक दूसरे से मशवरा कर लेती हैं, एक दूसरे से पता कर लेती हैं, एक दूसरे से सारे मसाइल का हल पूछ लेते हैं, तो फिर ही कोई कदम उठाते हैं।
पाकिस्तान ने भी ईरान और मिस्र से रब्ते किए हैं। तो उसके बाद इन्होंने ये फैसला किया कि स्टेप बाय स्टेप हम अपने इंडस्ट्रीज़, अपने कारोबारी मराकज़ खोलें, क्योंकि हम जो कंट्री है पाकिस्तान, ये ईरान, मिस्र, ये करीब करीब जो कंट्री हैं, कब तक अवाम को बिठा के घरों में खर्चा देते रहेंगे, क्योंकि इन कंट्रीज़ के पास इतने पैसे नहीं हैं, इतने सोर्सेज नहीं हैं कि ये अपनी अवाम को 4 5 6 7 महीने साल बिठा के घरों में खर्चे देते रहें। और किसी बंदे के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो इतनी जगह, इतना अरसा अपने घरों में फारिग बैठ के बगैर किसी अपनी दुकान को खोले, बगैर किसी अपने कारोबारी मराकज़ को खोले, मरकज़ को खोले, इतना अरसा अपने घरों के खर्चे चला सकें, कोई भी नहीं कर सकेगा। और कुछ लोगों की तरफ से जैसे इमदाद इन दिनों दी जा रही है, और कुछ लोग तो इस तरह के हैं इमदाद भी नहीं ले रहे। कुछ सफ़ेद पोश लोग हैं जो इमदाद भी नहीं ले रहे, और अल्लाह ताला ही उनके सब्र का उन्हें फल देगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इमदाद भी नहीं ले रहे और किसी दूसरे बंदे के आगे हाथ भी नहीं फैला रहे, किसी को पता भी नहीं चलने दे रहे कि मेरे पे इस वक्त क्या गुजर रही है, मेरे इस वक्त क्या हालात हैं, लेकिन फिर भी इन हालात का वो मुकाबला कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें इस सब्र का इंशाल्लाह फल देगा, अल्लाह खैर करे। सारी जगह पे हालात इसी तरह के ही हैं। अल्लाह ताला अल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला खैर करे, पूरी दुनिया को इस मौजी मर्ज से बचाए, ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो और लोग घरों से निकलें, अपने कारोबार करें, अपने काम करें, अपने बिजनेस करें जो कर रहे थे, और अपने घरों के चूल्हे इनके जलें। क्योंकि हुकूमतें कब तक दे सकती हैं? कोई हुकूमत इतना लंबा अरसा बिठा के किसी बंदे को घरों के अंदर खर्चे नहीं दे सकती, नहीं अफोर्ड हो सकता। इनके अपने मसाइल ही नहीं ख़त्म होते। जैसा कि पाकिस्तान में बहुत से मसाइल हैं अपने, हर कंट्री के, जस्ट पाकिस्तान के नहीं, हर मुल्क के अपने अपने मसाइल, अंदरूनी मसाइल होते हैं। जैसे पाकिस्तान के मसाइल इन दिनों जो चल रहा है, वो जो आज चौथा दिन है, मैं एक ही खबर 5वां दिन है सुन रहा हूँ जी, ये जो वजारतें चेंज हुई हैं एक दूसरे की, कुछ इन पे आजकल जनाब बड़ा शोर डला हुआ है, बड़ा वो हर जो टॉक शो सुने उसी में यही जनाब। तो ये शुरू हुआ है, और इसके बाद फिर मीडिया की वजारत का जो मसला चल रहा है फिरदौस शिकवान का, और दूसरा जी ये लेती हैं, मंथली लेती रही हैं एंकरों से और मुख्तलिफ ये चैनल्स से, इनके अपने मसाइल ही कोई नहीं ख़त्म हो रहे। उसके बाद एक और चली हुई है फिल्म, ये मौलाना तारक जमील वाली और हामिद मीर वाली, ये जो जी पता नहीं क्या कह दिया, मैंने तो वो सुने ही नहीं। मौलाना तारक जमील ने क्या कह दिया और हामिद मीर ने क्या कह दिया, मैंने तो वो सुने ही नहीं है बिल्कुल सिरे से ही। ये सुना कि कोई बात हुई है और मौलाना तारक जमील साहब ने माफ़ी मांग ली है, और फिर भी कुछ इस तरह के चल रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही है क्या ड्रामेबाजी है। मौलाना साहब बात कर बैठे हैं और हामिद मीर साहब जनाब, इन चीज़ों की मुझे नहीं समझ आ रही। दोनों ही माशाल्लाह हज़रत हैं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला इन्हें हदायत दे। उसके बाद फिर एक जो लड़ाई वो चल रही है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, चल रही है जी, हमारा जो सूबाई बजट है, सूबाई फंड है, वो पूरा नहीं हमें दिया जा रहा। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या करना, फेडरल से ये पूरा हमें नहीं दिया जा रहा बजट। सिंध गवर्नमेंट को सारा बजट दिया जा रहा है। सिंध गवर्नमेंट का बजट दूसरे जो सूबे हैं उनसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर है, क्योंकि पहला पंजाब है, पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, और फिर दूसरे नंबर पे सिंध का बजट है, और सिंध का बजट ठीक ठाक है। मैं कल दादोशुमार वो सारे देख रहा था, उसमें ठीक ठाक बजट दिया जा रहा है। ये अलग बात है कि उसमें वो परसेंट कितनी गवर्नमेंट निकाल के अपने बैंकों में डालती है, जरदारी साहब और वो मुराद शाह साहब, और तीसरा फिर क्योंकि
एक घर में 2 हिस्से जाने होते हैं, जरदारी का अलग हिस्सा जाना होता है, फिर उसका अलग जाना होता है हिस्सा, बिलावल साहब का अलग जाना होता है। ये फिर अपने हिस्से भी तो इन्होंने बांटने होते हैं ना, फिर वाकई पूरी नहीं पड़ती, वो सच्चे हैं। तो इसके बाद ये अपने इनके झगड़े नहीं आए। एक और दूसरा चला हुआ है इन दिनों, वो 18वीं तरमीम वाला, मैं उस पर बात तो नहीं करता, वो अलग से चला हुआ है। इसलिए हुकूमतों के अपने मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये आम आवाम के लिए कब तक बेचारे करते रहेंगे। ये इनकी अपनी नहीं, फिर जब कुछ भी नहीं होता तो फिर अपोजिशन नहीं इन्हें छोड़ती। अपोजिशन का भी हक है, क्योंकि अपोजिशन होती इसलिए है, टांगे पकड़ने के लिए, खींचने के लिए। तो इनकी अपनी लड़ाइयाँ, इनके अपने झगड़े ही नहीं ख़त्म होते। जब इनके अपने झगड़े ख़त्म होंगे, जब इनकी अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म होंगी, तो फिर ये अवाम के बारे में सोचेंगे। और दूसरा ये जो इन्होंने दे रहे हैं जी, हम अवाम के लिए जो मैसेज एक करेंगे तो उसको जनाब हम पैसे दे देंगे, हर सूबे में पैसे दिए जा रहे हैं, वो सारे इस तरह पैसे नहीं दिए जा सकते जिस तरह ये दे रहे हैं। लोगों के पास मोबाइल ही नहीं है, लोगों के पास नंबर ही नहीं है, लोगों को मैसेज ही नहीं करने आते, लोगों को मैसेज पढ़ने ही नहीं आते, लोगों को पता ही नहीं मैसेज करना किधर है, तो ये पैसे किधर भेजेंगे। इसलिए बहुत से लोग महरूम रह जाते हैं इन चीज़ों से। अगर इन्होंने देने ही है ना, तो ये कोई ऐसा काम करें कि यूनियन कौंसिल लेवल पे एक एक टीम बनाएं, और उस टीम का टोटली एक पहले रिकॉर्ड देखें उस टीम का, फिर उस टीम से एक एक रुपये का हिसाब लें, तो फिर ये ठीक है। इस तरह बिल्कुल भी नहीं पैसे पहुंचेंगे। या फिर यही हल है, या फिर एक लिस्टें बनवाएं पहले, फिर उन लिस्टों के हिसाब से पता करवाएं कि ये क्या, पता करवाया जा सकता है, ये नहीं पता नहीं करवाया जा सकता, पता करवाया जा सकता है कि ये लोग हैं जो हकदार हैं या नहीं इन पैसों के। बहुत से लोग होते हैं, जैसे बेंजीन इनकम स्पोर्ट में बहुत से मालदार लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग लेते रहे हैं अपने पैसे। तो इस तरह पता लगवाया जा सकता है कि कौन ले रहा है, कौन हकदार है, कौन नहीं है हकदार। इन दिनों इन्होंने पकड़ने लिए जो बेंजीन इनकम स्पोर्ट से ले रहे थे पैसे, इसी तरह ये भी पकड़े जा सकते हैं कि कौन हकदार है, कौन नहीं हकदार। तो इसलिए इस तरह का कोई तरीका अपनाएं तो वो बेहतर है, बजाय इस तरीके के मैसेज आएगा मैसेज, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं। क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि लोग, वो एक माँ जी बेचारे रोड पे खज्जर हो रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे कि वो किस तरह पैसे लेने हैं और किस तरह हमें पता चलेगा और किस तरह ये सारा कुछ होगा। इसलिए ये हालात, इस तरह नहीं पैसे दिए जा सकते। लोगों तक जो हकदार हैं उन तक मैं समझता हूँ कि 50% के पास इस तरह नहीं पैसे पहुँचेंगे, 50% लोग महरूम रह जाएंगे। इसी तरह ही फिर ये हालात ठीक करने हैं। और उसके बाद फिर हुकूमतें बेचारी करें भी क्या। पहली हुकूमत आई, उसको बेचारी को डेंगी भी शहबाज शरीफ बेचारे घर से तो नहीं लेके आए थे, वो भी उन पे एक आ गया था। उसके बाद फिर डेंगी शायद पीटीआई के टाइम भी आया था। कोरोना भी इमरान खान घर से तो नहीं लेके आया, पूरी दुनिया में आया हुआ है वो बेचारे ने। तो ये हुकूमतें बेचारी क्या, कहाँ तक चलें, क्या करें, क्योंकि हम वो कंट्री नहीं है, बल्कि बहुत बड़े बड़े कंट्री, वो पंजाबी में कहते हैं सिर ते बांवां रख लियाँ, वो रो पड़े हैं। तो ये तो पाकिस्तान तो फाइनेंशियली लिहाज से इतना मजबूत नहीं है, पैसों के लिहाज से इतना मजबूत नहीं है। और फिर भी लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, दूसरे बहुत सारे कंट्रीज से ज़्यादा अपने मुल्क के लोगों की, अपने आसपास के लोगों की हेल्प की है। बहुत से लोगों ने जो हकदार थे उन तक हक उनका पहुंचाया है। और बहुत से लोग ऐसे भी थे जो हकदार थे भी, लेकिन फिर भी सफ़ेद पोश थे, वो वाइट कॉलर थे, कि उन्होंने बिल्कुल भी इमदाद लेने से इनकार ही कर दिया, बताया ही नहीं कि हमारे हालात किस तरह के हैं, हम कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं।
अल्लाह ताला उन्हें अजर दे। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अमदाद ले के एक जगह से ले रहे थे और दूसरी जगह जाके बेच रहे थे दुकानों वालों को। बहुत से ऐसे लोग भी हैं। तो फिर दुख होता है और देने वाले को भी कि यार हम क्या कर रहे हैं और अगला हमारे साथ क्या कर रहा है। क्योंकि ये एक जगह से नहीं, काफ़ी जगहों से ये इस तरह के पकड़े गए हैं कि एक जगह से इमदाद ले रहे हैं और दूसरी जगह जाके फिर दुकान पे या आगे पीछे जाके बेच रहे हैं। और फिर इमदाद लेने वाले भी और देने वालों का भी, कुछ का, सारों का नहीं मैं कह रहा, कुछ का तरीका कार क्या है कि एक जगह पे खड़े हो गए और लाइन लगी हुई है उधर ही, और बहुत से हालात इस तरह के ख़राब हो रहे हैं। पहली तो बात, जिसने देनी है वो आराम से जाए, जिस घरों का पता किया जाए किस घर को ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें दें, जो ज़रूरतमंद नहीं है उन्हें ना दें। और बहुत से लोग आपको कह देंगे जी नहीं हमें ज़रूरत, लेकिन वो ज़रूरतमंद होते हैं, वो हकदार होते हैं। उन्हें किसी तरीके से, किसी भी तरीके से पता ना उन्हें पता लगने दें, ना अपने आप को पता लगने दें, और उन तक वो पहुँचाएँ। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हकदार होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, एक एक मसलन थैला मिल रहा है अमदाद का तो वो चार चार पाँच पाँच लेने के लिए निकल आते हैं। अमदाद अल्लाह का खैर खैर करे, लोगों ने बहुत सारी की है, बहुत सारी की है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये हालात देख के दुख होता है कि यार लोग इनके साथ क्या कर रहे हैं, अमदाद देने वाले और ये आगे से लेने वाले क्या कर रहे हैं। और कुछ देने वाले भी बस इसी तरह ही हजरत ही हैं माशाल्लाह से। वो एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि जी, बल्कि दिखाया गया था बाकायदा कि फ़ोन पे बंदे बाहर से फ़ोन पे जो फ़ोन करता था, सिफारशी आता था, उसको दरवाज़ा खोलते थे और उनको अमदादी थैला दे देते। बाकी वो बहुत सी औरतें बाहर रोड पे खड़ी थी लाइन में, उन्हें पहले सुबह 5 का, सुबह 9 का, फिर 10 का, फिर 12 का, फिर शाम 5 का टाइम दिया गया, इसी तरह ही। तो इस तरह के काम ना करें इन हालात में भी। बस अपने ही वो ना देखें ना कि हम वो लोगों का, बस अपने जो जानने वाले हैं या अपने जो रिलेशन वाले हैं, ताल्लुक़ वाले हैं, उन्हें बस दे दें, या जिसका फ़ोन आ गया, सिफारशी आ गया, उसको दे दिया। बाकी जो ज़रूरतमंद है वो बेचारे देखते रहे शाम तक, रात तक। तो ऐसा ना करें, जो ज़रूरतमंद है उस तक पहुँचाएँ उसका हक। और गवर्नमेंटें भी, हर कंट्री की हुकूमतें भी अपने तक जो करने होता है वो कर रही हैं और किया है, फिर भी लेकिन कब तक करेंगे। बहुत अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर खैर करेगा, ठीक हो जाएगा सारा कुछ जल्द, इसी रमज़ान में इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे बहुत से मैसेज आए थे, बहुत से व्हाट्सएप पे, क्योंकि मेरे साथ ग्रुप हैं, इतने ज़्यादा ग्रुप हैं व्हाट्सएप पे, और उन ग्रुप्स में फिर मैसेज वगैरह आते रहते हैं, फिर सवाल पूछते रहते हैं। जो डायरेक्ट मेरे साथ हैं वो भी पूछते रहते हैं। तो उनके काफ़ी के सवाल फिर मैंने लिख लिए थे और उनसे मुतल्लिक ही आज बात करूँगा। इंडस्ट्रीज़ के मुतल्लिक बता दिया कि बहुत हुकूमतें आपस में मशवरा कर रही हैं और इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप, स्लोली इंशाल्लाह खोल देंगी सारे कारोबारी मराकज़ के लोग, चाहें अपने अपने कामों पे। लेकिन प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि जब ये खोलें, जब ये ओपन हो सारा कुछ, एहतियाती तदाबीर अपनाएं, एक दूसरे से डिस्टेंस रखें, अपना ख्याल रखें, सफाई का खास ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखें। आपको थोड़ी सी भी ज़ुकाम की, कोई खांसी की शिकायत में फील हो, महसूस हो, तो कोशिश करें लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस कर लें, लोगों से थोड़ा सा फासला इख्तियार कर लें और उसका फ़ौरन उसका चेकअप करवाएं, फ़ौरन उसका इलाज करवाएं। सबसे पहली तो बात मैं यही कहूँगा कि आप डेली रात को भाप लेके सोएं, कोशिश करें गर्म पानी पिएं। मैं पिछले काफ़ी अरसे से, 1.5 से 2 महीने हो गए हैं, मैं गर्म पानी पी रहा हूँ, खाने के साथ भी, वैसे भी उबला हुआ पानी, बिल्कुल जिस तरह कहवा या चाय होती है वो पानी पी रहा हूँ। ठंडा पानी या नॉर्मल पानी मैं नहीं पी रहा, काफ़ी अरसे ही हो गया। दिल करता है
लेकिन मैं नहीं पी रहा, इसीलिए कि एहतियात करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये गले का, नाक का, आँखों का ये जो मामला होता है बड़ा हसास होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये अल्लाह पाक खैर रहे, अल्लाह पाक खैर रखे, अल्लाह खैर रखे, ये हालात ठीक रहें, ठीक हो जाएं जल्दी जल्दी। तो उसके बाद ठंडे पानी भी पियेंगे, ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स, सारा कुछ पियेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन अभी जब तक ये नॉर्मल हालात नहीं होते तब तक अपनी एहतियात करें, अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखें, भाप लिया करें, गर्म पानी कोशिश करें पिएं, थोड़ा सा लोगों से डिस्टेंस रखें। अगर आपको फ़ील हो गले की, नाक की, ज़ुकाम की, खांसी की, तो कोशिश करें कि इसका जल्द जल्द टेस्ट करवा लें, कोई मेडिसिन वगैरह जल्दी ले लें, और फिर इस दौरान लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, ना लोगों को मिले ना इन दिनों। फिर तो इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे, अल्लाह खैर खैर करे। तो उसके बाद फिर वो जो बात फ़्लाइट वाली आती थी, वो पाकिस्तान से 1 मई से फ़्लाइटें शुरू हो गई हैं। 2 फ़्लाइटें पाकिस्तान जा भी चुकी हैं, एक जद्दा से इस्लामाबाद और एक लाहौर, रियाद से लाहौर। तो बहुत से लोगों को ले के भी गए हैं, लेकिन अभी वहाँ से इधर किसी को ले के नहीं आ रहे और ना ही आएंगे अभी, जब तक सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं मिल जाती। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त मिलेगी तो उसके बाद फिर फ़्लाइटें आएंगी। अभी फ़्लाइटें जो आ रही हैं वो स्पेशल फ़्लाइटें वही हैं जो इधर से लोगों को लेके उधर जा रहे हैं। तो वो फ़्लाइट किस तरह आ रही हैं? पाकिस्तान से लंदन जा रही हैं, लंदन से फिर लोगों को लेके जद्दा या रियाज एयरपोर्ट पे रुकती हैं, स्टे इधर होता है। फिर इधर से लोगों को क्योंकि जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में और फिर उससे भी पिछली वीडियो में बताया था कि अपने अबशर से उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, और फिर सऊदी वजारत की तरफ से, पाकिस्तान वजारत सफारत खाना की तरफ से जो फॉर्म दिया गया था वो फिल किया हुआ है। उसके बाद जिन जिन का नंबर आता था वो नंबर वाइज उन्हें मैसेज और फिर कॉल करते थे, और फिर वो लोग जा रहे हैं। तो वो किस तरह के हैं? जिस तरह मेरी बात हुई है, जो गए हैं उनमें से एक बंदे से बात हुई है, और दूसरे किसी के रिलेशन से उससे बात मैंने इस्लामाबाद वाली और लाहौर वाली पता करवाई है। इस्लामाबाद वाले से मेरी डायरेक्ट बात हुई है, और लाहौर वाली किसी बंदे के रिलेशन से पता करवाया है। इस्लामाबाद वालों ने मुझे ये बताया कि वहाँ से जब गए हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरे हैं, उन्होंने हमें यही कहा है कि आपको ले के जाएंगे होटल में। उतारे हमें, अगर बंदे चाहते सामान उठाते जा भी सकते थे, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। बस आई है, वो सारा उन्होंने उधर उसमें बिठाया, उन्हें मर्दों को मर्दों वाली बस में, औरतों को औरतों वाली बस में। और ये इस्लामाबाद वाला बता रहा हूँ, और चले गए हैं जी। होटल का नाम था हिल व्यू होटल। हिल व्यू होटल में ले गए हैं, और वहाँ जाके उन्होंने एक कमरे में 2-2 बंदों को ठहरा दिया। कमरे में टेलीविज़न और फ्रिज था, फिर उसके बाद 2-2 बेड थे, 2 बंदों को बस ठहराया, फ्रिज और टेलीविज़न था। खाने का निज़ाम सारा अपना था, टिकट इधर से अपनी लेके गए हैं, खाने का सारा निज़ाम अपना था। 5 दिन उन्होंने कहा आपको इधर ठहराया जाएगा। टेस्ट उनके हो गए थे कल, उसके बाद अभी तक रिपोर्टें नहीं आई। रिपोर्टें आएंगी 2 या 3 दिन के बाद। उन्हें फिर उधर ठहरा दिया गया है। इस दौरान उन्होंने खाने पीने का निज़ाम जो करना है वो अपने पैसों से करना है, बाहर नहीं उन्हें जाने देना, नहीं जा रहे। लेकिन निज़ाम जो उसने बताया कि जब एयरपोर्ट पे उतरे हैं, जब अगर हम सामान लेके जाना चाहते तो जा सकते थे, कोई बंदा पूछने खींचने वाला नहीं था, पूछ गछ कोई बंदा नहीं कर रहा था। हम लोग खुद ही रुक गए थे कि पता नहीं कौन सा निज़ाम है, आगे क्या करना है इन्होंने। लेकिन फिर भी कोई, यानी कि सिक्योरिटी के कोई मामला नहीं थे उस वक्त उधर। फिर जब होटल में ले गए हैं, होटल में जाके इन्होंने
फ़ी बंदा खर्चा बताया कि तकरीबन 1700 रुपया एक दिन का खर्चा, खाने का सिर्फ ये बता रहा हूँ। 5000 रुपया उन्होंने बताया कि टोटल ये होटल का जो खर्चा है। तकरीबन उन्होंने 5 दिन के लिए जहाँ रखना है वो टिकट से लेके 5 दिन रखने तक, अगर रिज़ल्ट लेट हो गया तो 2 दिन मज़ीद भी ठहराना है, और वो भी पैसे लोगों ने अपने देने, अपनी जेब से, कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होंगे। अच्छा, वो बंदे ने कहा कि कम अज़ कम अभी तक हमारी जेब से हमें इतना पता है कि जिस तरह एक दिन गुजर गया उस तरह 1,30,32,हज़ार रुपया हमारे पास होगा विद टिकट, तो हम इधर रह सकते हैं। अगर 2 दिन मज़ीद हुए तो वो पैसे अलग होंगे। ये 5 दिनों का खर्चा है। उसके बाद उसने बताया कि अपना जो घर वालों से रब्ता करना है सारा, वो मोबाइल शोबाइल के ये अलग है, ये सारा कुछ अलग है, खर्चे शर्चे। उसके बरक्स लाहौर वाला, उन्होंने क्या किया है कि लाहौर से उतरे हैं, सामान अपना खुद ही उठाया उन्होंने, कोई बंदा उठाने वाला नहीं था कोई। जब बस आई है, बस में उसी तरह ही लेडीज़ को अलग बिठा दिया और जेंट्स को अलग, जिस जिस बस में बिठाना था। होटल का नाम था गुलबर्ग 1, उधर ले गए हैं लाहौर वालों को। उधर उनका अपना ही खर्चा था, बिल्कुल किसी का कोई खर्चा नहीं था, बल्कि इस्लामाबाद वालों से जिस बस पे ले गए हैं उन्होंने 500 रुपया अलग भी दिया है, 500 रुपया। लेकिन लाहौर वालों ने नहीं लिया, इस्लामाबाद वालों ने लिया है वो 500 रुपया फ़ी बंदा 500 रुपया। तो लाहौर वालों को भी वही, जिस होटल में ले गए थे, एक रूम में 2 बंदों को ठहराया गया था, फ्रिज, टीवी, केबल, सारा कुछ उधर मौजूद था। टेस्ट उनके भी लिए गए हैं, 5 दिन उन्हें भी कह दिया गया है कि रख रहे हैं, लेकिन तकरीबन खर्चा दोनों का सेम ही आया है। 1,30,000 से 35,000 रुपया दोनों ने देना विद टिकट। तो तब इससे के बाद अगर आपका वो टेस्ट लेट हो जाता है 1-2 दिन, तो वो जो 1 दिन या 2 दिन आपने मज़ीद उधर स्टे करना है होटल में, वो भी पैसे आपने अलग से देने हैं। तो ये था सारा खर्चा, ये सारा। उस बंदे ने कहा कि मुझे मिलने वाले आए थे बाहर, लेकिन वो नहीं मिल सके। मैं भी नहीं चाहता था कि मैं किसी से मिलूं, अगर कुछ हालात ख़राब है तो मैं ना इस तरह मिलूं, लेकिन वो आ गए थे, उन्हें पता चला कि हमारी फ़्लाइट आने वाली है, तो वो आ गए थे। सिक्योरिटी लाहौर वालों ने अंदर नहीं जाने दिया, जो एयरपोर्ट की बाहर बाउंड्री है, पार्किंग है, उधर से ही उन्होंने नहीं होने दिया। अंदर के हालात, अंदर तो अलग बात है। बस यही है कि लाहौर वालों से 500 रुपये बस वालों ने नहीं लिया, इस्लामाबाद वालों से लिया, बाकी वही खर्चे हैं सारे टोटली। तो खाना पीना चाय तक बिल्कुल इतनी, वो कहते हैं कॉस्टली है कि क्या बताएं आपको। इतनी महंगी चाय भी हमने आज तक नहीं पी जितनी अब पी रहे हैं। तो 7,000 रुपया उन्होंने कोरोना टेस्ट वालों ने, इस्लामाबाद वालों ने भी लिया, लाहौर वालों ने भी लिया, 7,000 रुपया एक बंदे का। तो इस तरह के तो हालात हैं। बाकी रही बात सवालात की, सवालात बहुत सारे हैं। जो टेस्ट है ना, कोरोना टेस्ट, वो होने भी चाहिए। एयरपोर्ट से जब बंदे को, किसी भी कंट्री से जब भी बंदा आए, उनका कोरोना टेस्ट होना चाहिए। अगर वो इन्फेक्टेड है तो उसे करंटीना सेंटर में मुंतकिल किया जाए, किसी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए, और अगर वो नहीं है तो वो जाए आराम से अपने घरों में, खुश खुश। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला सबको ही सेहत दे, अल्लाह ताला किसी को इस तरह के वबा से वबा ना लगाए, सब इस वबा से महफूज रहें। मेरी दुआ है अल्लाह पाक खैर करेगा, और मुझे उम्मीद है ये जो भी जाएंगे वो सब इंशाल्लाह ठीक रहेंगे। इसके बाद जो सवालात थे वो मैंने लिखे हुए हैं। सवाल मुझसे पहले व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि जो ये स्पेशल फ़्लाइटें चली हैं उनमें कौन कौन लोग जा सकते हैं। फिर जो पाकिस्तान सफारत खाने की तरफ से वो जो हो रहा था, जो उन्होंने अपना एक पूरी इंफॉर्मेशन अपडेट की हुई थी, उसमें जो लिखा हुआ था वो ये है कि
इन फ़्लाइट्स में सबसे पहले जो विज़िट वीज़े वाले हैं, बिज़नेस वीज़े वाले हैं, फ़ाइनल एग्ज़िट वाले हैं, या एक्सपायर वीज़े वाले हैं, या मरीज़ हैं, या उम्रे वाला कोई इधर रह गया, वो जा सकते हैं। फ़ॉर्म जो पाकिस्तानी सफारत खाने ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है, मैं उसका लिंक दे दूँगा, वो फिल करना है, उसके बाद फिर वो आपको बताएंगे। इसके बाद छुट्टी वाले हैं, लेकिन छुट्टी वाले हजरात ये सोच कर जाएं कि कम अज़ कम अपनी छुट्टी 6 महीने से कम ना लगवाएं, क्योंकि हालात का कोई पता नहीं है कि हालात कब ठीक हो जाएं। मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक खैर खैर करे, अल्लाह खैर खैर करे, इसी रमज़ान में हो जाएंगे। लेकिन एहतियात बेहतर इलाज, एहतियात करेंगे तो ठीक रहेगा। एहतियातन अपनी छुट्टी 6 मंथ की लगवा के जाएं, और इकामा अपना वही लोग जाएं जिन्होंने इकामा की नया नया रीन्यू करवाया है, तो वही लोग जाएं। उसके बाद दूसरा सवाल, एक बंदा कहता है जी मेरा इकामा शुरू से ही नहीं बनना, हरूब हुआ हूँ, क्या मैं इन फ्लाइटों में जा सकता हूँ? उधर से जहाँ से फिर मुझे जवाब मिला है, जवाब मुझे जो मिला है वो है कि ये बंदा नहीं जा सकता। जो भी बंदा हरूब हुआ हुआ है वो बंदा नहीं जा सकता। हरूब वाले बंदे तब जाएंगे जब मकतबुल अमल खुलेगा, सफारे खुलेंगे, तो उनकी एक प्रोसेस के ज़रिए जो एग्ज़िट लगाई जाती है, तरहेल में डाला जाता है उन बंदों को, उस तरीके से फिर वो जा सकेंगे, ऐसे नहीं वो जा सकेंगे। यानी फिर हरूब वाले जो बंदे हैं वो नहीं जा सकते। हरूब वाले बंदे थोड़ा सा वेट करें। हरूब वाले बंदों ने को पाकिस्तान सफारत खाने वालों ने कह दिया कि जब ये हालात सफारत खाने ये मकतबुल अमल सफारा ये सऊदी सफारा ओपन होता है, उसके बाद काम करना शुरू होते हैं, तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, तो आपका हरूज भी लगवाएंगे और आपको इधर से एग्जिट भी करवाएंगे। तो थोड़ा सा आप सब्र कर लें। उसके बाद तीसरा सवाल है, वो ये हरूब वाले ने किया हुआ था, हरूब लगा हुआ है मेरा, मैं कैसे जाऊंगा? तो हरूब वालों के लिए फिर वही है कि जब तक मकतबुल अमल काम नहीं करेगा तब तक आप थोड़ा सब्र करें। जब मकतबुल अमल खुलेगा, काम करेगा, तो उसके बाद आप का हरूब लगवा के, आपका एक प्रोसेस के ज़रिए आपकी एग्ज़िट लगवा के फिर तरहेल में डाल के तो आपको एग्ज़िट करवा देंगे। टिकट कहाँ से इशू होता है? टिकट कहाँ से इशू होता है? टिकट ये स्पेशल टिकटें हैं, इसलिए जब आपने अबशिर से अपना सारा प्रोसेस ख़त्म कर लेना है, आपको फिर कहा जाएगा पाकिस्तानी सफारे ने जो फॉर्म अपलोड किया हुआ है वो उस फॉर्म को फिल करें। उस फॉर्म को जब आप फिल करेंगे आपका एक नंबर आएगा, जब तो आपको जिस नंबर पे मैसेज आना है, जब कॉल आनी है, जो उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपका नंबर कब है, फिर वो आपको टिकट भी इशू कर देंगे उसी वक्त ही, क्योंकि ये स्पेशल टिकटें हैं, स्पेशल फ़्लाइटें चल रही हैं, और ये टिकटें वो आपको ओपन कर देंगे, वो आपको अपलोड कर देंगे। इसके साथ फिर आपको एक तस्रीह भी दी जाएगी, क्योंकि आपने अपनी जो रिहाइश है उससे एयरपोर्ट पर भी जाना है, तो आपको उसी वक्त आपके वो मोबाइल पे सेंड कर दी जाएगी। उसके बाद एक बंदे ने कहा मुझे मेडिकल इमरजेंसी है, एक फोतकी भी हो गई है, मुझे सबसे पहले जाना है। फिर वो जो जवाब लिखा हुआ था उनकी तरफ से वो यही था कि आपने जो पाकिस्तानी सफारतखाने ने जो फॉर्म दिया हुआ है उसको फिल करें, और उसमें अपने नाम के साथ लिखें कि मेडिकल इमरजेंसी या फोतकी या जो भी है वो लिख दें। तो इंशाल्लाह आपको कोशिश करेंगे जो ही नेक्स्ट फ़्लाइट आएगी उसमें आपको पहली फ़्लाइटों में ही आपका नाम, आपका नंबर डाल दिया जाएगा, आपको मैसेज कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, तो आप आ जाएंगे। एक बंदे ने सवाल पूछा, मैं वैसे छुट्टी जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप छुट्टी लगवा लें, हम ले जाएंगे, लेकिन अपनी छुट्टी
6 महीने से कम ना लगवाएं, क्योंकि हालात का कोई पता नहीं, अभी आप वहाँ से ना आ सकें वापस तो फिर वो आपके लिए फिर मुश्किल बन जाएगी। इसलिए 6 महीने की पूरी लगाएं। अल्लाह खैर हर करे, इन 6 महीने के अंदर अंदर ही हालात ठीक हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे पहले अल्लाह खैर करेगा, हालात ठीक हो जाएंगे। उसके बाद फिर एक सवाल था कि जो फॉर्म सऊदी सफारत खाने की तरफ से दिया गया है, मैं फिल कर रहा हूँ और उसमें छुट्टी की ऑप्शन नहीं आ रही, तो मैं उनको बताता हूँ जिस वक्त आपने फॉर्म फिल करना है तो उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है इख्तियार या दीगर। दीगर का एक ऑप्शन दिया गया है, उसमें आपने अपनी छुट्टी का लिख देना है। उसमें आपने वीज़े की तारीख एक्सपायरी नहीं लिखनी, आपने इकामे की एक्सपायरी तारीख लिखनी है, तो वो आपका नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा। इसलिए वीज़े की लास्ट डेट नहीं लिखनी, आपने इकामे की लास्ट डेट लिखनी है, तो वो आपका इंशाल्लाह चल पड़ेगा, वो नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा। फैमिली विजिट वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, इसका क्या करूं? उन्होंने कहा है अगर ये तजदीद होता है, अगर ये रीन्यू हो सकता है, क्योंकि ये 2 दफ़ा रीन्यू हो सकता है। अगर ये आप पहली एक दफ़ा करवा चुके हैं, अगर आप दूसरी दफ़ा करवाना चाह रहे हैं या अभी नहीं हुआ आप करवा रहे हैं तो करवाएं, क्योंकि जो ही नंबर आएंगे ये नंबर वाइज होगा और आपके पीछे सिर्फ, क्योंकि ये रीन्यू होता है लास्ट 7 डेज़ में। अगर 7 डेज़ में आपको फ़्लाइट नंबर ना इशू हुआ, आपकी सीट नंबर ना इशू हुआ, तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। इसलिए आप कोशिश करें कि इसको एक दफ़ा रीन्यू करवा लें और वो फॉर्म भी साथ ही फिल कर लें, और जो पहले नंबर आएंगे इंशाल्लाह उन्हीं में कोशिश करेंगे कि आपको भी ले चलें। फिर विजिट वीज़ा तजदीद करवा चुका हूँ, अब नहीं हो रहा। उसके लिए ये है कि विज़िट वीज़ा जो है वो आपका तजदीद अगर नहीं हो रहा तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो आपकी वजह से नहीं है, वो हालात की वजह से हो रहा है। तो वो जो ही हालात ठीक होते हैं, फ़्लाइटें चलेंगी, तो उसमें इमिग्रेशन आपको उसी तरीके से जाने देगी, क्योंकि वो पिछली डेटों में वो चेक कर लेंगे, क्योंकि डाटा सारा होता है। सिर्फ बस तजदीद की जो डेट्स है वो देखेंगे, रीन्यू की डेट वो देखेंगे कब से कब है। अगर इन दिनों की हुई जब के हालात जिन दिनों के ख़राब हैं, तो आपको वो एग्ज़िट इजीली आसानी से वो कर देंगे, उसमें कोई वो मसला नहीं बनाएंगे। उसके बाद एक बंदे ने, एक नहीं, आज ही अभी थोड़ी देर पहले मुझे मैसेज आया, फिर कॉल भी आई है कि वो पाकिस्तान से आई है कि मैं छुट्टी आया हुआ हूँ और मेरा इकामा भी ख़त्म हो चुका है और छुट्टी भी ख़त्म हो चुकी है, उसका मैं क्या करूँ? उसका मेरा पास यही जवाब है जो कि हर जगह पे बताया जा रहा है कि आप अपने कफ़ील के साथ राब्ते में रहें। आपका इसमें कोई कसूर नहीं है, आप अपने कफ़ील के साथ राब्ते में रहें, तो वो आपकी छुट्टी एक्सटेंड कर सकता है। वो अपना एक निज़ाम जो इनको दिया गया है कफ़ीलों को, उसके मुताबिक चला के आपका वो सारा प्रोसेस करके आपको वो कर देगा, आपकी छुट्टी एक्सटेंड कर देगा। और कोई बंदा ये काम नहीं कर सकेगा। जस्ट कफ़ील के साथ आप राब्ते में रहें, वो आपका कफ़ील सारा कुछ कर देगा, या कफ़ील ने जिस बंदे को ये अपने सारे मामला दिए हुए हैं जवाज़ात के, कंप्यूटर पे जिसको बिठाया हुआ है, क्योंकि बहुत सी कंपनी में उन्होंने एक बंदा हायर किया हुआ है वो सारे काम कर रहा है, तो वो उसके साथ आप राब्ते में रहें, तो वो आपका ये सारा प्रोसेस कर देगा, करवा देगा, छुट्टी वाला भी और इकामे वाला भी। तो इंशाल्लाह, और उसके बाद भी जो ही हालात ठीक होंगे वो आपको छुट्टी, ये मैं जो लास्ट क्वेश्चन था उसका जवाब दे रहा हूँ, जब हालात ठीक होंगे उसकी 1 महीने के अंदर अंदर आपको फिर टाइम दिया जाएगा आने का, कि इस 1 महीने के अंदर अंदर आपने वापस भी आना है। इसलिए पहली तो बात, जो बंदे जाना चाह रहे हैं वो कोशिश करें 6 महीने की छुट्टी लगवाएं। पहले तो मैं यही कहूँगा कि इन दिनों अभी ना जाएं, अल्लाह खैर करे, हालात ठीक होंगे तो फिर इंशाल्लाह चले जाएं।
अभी ना जाएं। अगर बहुत ज़रूरी है जाना भी तो 6 महीने से कम अपनी छुट्टी ना लगवाएं। 6 महीने, मिनिमम 6 महीने तो होती है छुट्टी, तो 6 महीने छुट्टी लगवा के तो फिर ही जाएं, इससे कम ना लगवाएं। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा, हालात ठीक होंगे तो फिर आप चले जाएं, अभी ना जाएं। वो फॉर्म जो दिया गया है पाकिस्तान सफारी की तरफ से वो आप फिल करेंगे तो उसके बाद ये सारे बंदे जा सकते हैं। जिन जिन के ये सवालात हैं वो सारे जा सकेंगे, जस्ट हरूब वाले नहीं जा सकेंगे। हरूब वाले तब जाएंगे जब इनका सारा प्रोसेस करवाया जाएगा मकतबुल अमल की तरफ से। वो फिर सारा एक प्रोसेस के ज़रिए उनका एक छुट्टी लगेगी, उनको फिर तरहेल में डाला जाएगा, फिर नंबर वाइज उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। ये जिस जिस कंट्रीज़ के भी हैं, जस्ट पाकिस्तान के नहीं हैं, पाकिस्तान के भी और मस्र के भी गए हैं। 2 फ्लाइटें तो जा चुकी हैं और सेम प्रोसेस है। लोगों ने अपने ही सारा कुछ दिया है, होटलों के खाने के, होटलों के रेंट, सारा कुछ अपना ही दे रहे हैं। तो ये टोटल खर्चा 1,30,000 से 35,000 के दरमियान हो रहा है विद टिकट। टिकट एक साइड की है और एक साइड की टिकट के अलावा फिर जो होटल का रेंट है 5 दिन का, फिर अपना आपने खाना करना है, खाना आपने करना है, जिस तरह का भी करेंगे उस तरह के पैसे होंगे। और जो कि उन्होंने मुझे बताया, जिनसे मैंने अपनी इंफॉर्मेशन ली है पाकिस्तान से, उन्होंने बताया कि एक दिन का तकरीबन खाने का मिनिमम भी 1700 के करीब करीब लग रहा है। 2 टाइम की चाय, खाना 3 टाइम, हाँ 2 टाइम अफ्तारी और सहरी आप दे रहे हैं जो। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह खैर करे। इतना खर्चा जिसके पास है वो तैयारी करे और अप्लाई कर दे जो जाना चाह रहे हैं। और फिर भी जो मैं तो कहता हूँ स्पेशल फ़्लाइटें चली हैं और सारे अप्लाई कर दें जो जाना चाह रहे हैं, जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं। विज़िट वीज़े वालों को ख़ास करके विज़िट वीज़े वाले अप्लाई कर दें। जिन्होंने उन्हें बुलाया हुआ है वो अपने अभिषेक से अपने जिस फैमिली को बुलाया हुआ है वो उनका अप्लाई कर दें और उन्हें नंबर वाइज उन्हें फिर भेज दिया जाएगा। उधर से आने वालों को फिर बता रहा हूँ कि उधर से जब आना है आपने तो वो अभी नहीं आ सकते, वो अपने बस कफ़ीलों से राब्ते में रहें। कफ़ील के अलावा, आपके कफ़ील के अलावा कोई दूसरा बंदा आपकी इसमें हेल्प नहीं कर सकेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क रोज़ी में इजाफ़ा करे, खुश रहें, खुश रखें और खुश ही रखें। अल्लाह हाफ़िज़।